नमस्कार सभी को। हम आए एक नई सोच और कहानी के साथ। आज आपको रैंक की स्टोरी नहीं बल्कि लाइफ की ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या लगता है आपको कि रैंक हासिल करना आसान है या फिर हासिल करने के बाद लाइफ आसान हो जाती है, ना कि असली स्ट्रगल जब स्टार्ट होती है जब रैंक आने के बाद। सो आज मिलते हैं मिस अंजलि राणा से, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग नीट से की, देन अपनी मेडिकल फील्ड में कुछ सालों से काफ़ी नाम कमाया है। सो थैंक यू आपने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड हमारे लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए टाइम निकाला। आपने नीट की प्रिपरेशन की थी या नहीं की थी? मैंने नीट की प्रिपरेशन नहीं की थी, बट मैंने एग्ज़ाम दिया था। एंड उस टाइम पे नीट को मतलब नीट नहीं बोलते थे, AIPMT बोलते थे, लाइक अगर अच्छा। आपको याद हो तो मैंने एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद, बट मेरा हुआ नहीं था। देन मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। आप अपने एकेडमिया से क्या चाहते हैं? मैं अकेडमिया में चाहती हूँ कि जिस पैशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी PhD, वो पैशन बना रहे लाइक आखिरी तक। बहुत सारे लोग होते हैं डिसकंटिन्यू कर देते हैं आफ्टर PhD, लाइक दे लीव अकेडमिया। तो मेरे को एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना है लोगों के लिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जहाँ पे वो अपनी बातें रख पाएँ, अपने तरीके से चीज़ें कर पाएँ, जहाँ पे मेंटर्स अपने स्टूडेंट्स को समझे, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज ना करे, या स्टूडेंट्स खुद इतना प्रेशर फील ना करे कि वो PhD को ही अपनी लाइफ बना ले। जैसे सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि PhD इज़ नॉट अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हेयर इन इंडिया पीपल मेक इट देयर लाइफ. There are many things like which are happening, you guys like don't know about. जो people outside academia, they don't have any idea like what we go through, what PhD students go through, and how they manage, how many of them leave academia, how many of them like die because of this thing. तो रियल स्टोरी उनको ही पता होती है जो उसके जो गो थ्रू कर है। रहे होते हैं या जो उनके अराउंड होते हैं। तो आई वॉन्ट लाइक आई होप कि एक टाइम ऐसा आए कि जब अकेडमिया इतना स्ट्रेसफुल ना हो। हाँ, लाइक तुम्हारे साथ अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, लाइक इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड, इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो जस्ट लीव इट। एंड इफ़ यू कांट लीव इट देन टॉक अबाउट इट, अपने गाइड से बात करो। लाइक अगर वो नहीं सुन रहा तो अपने और लोगों से। एक्चुअली द थिंग इज दिस इज़ अबाउट द इंडियन सिस्टम। अगर एक गाइड टॉक्सिक है तो बाकी के गाइड उसको सपोर्ट करते हैं। अगर किसी एक गाइड ने कुछ किया है या उसकी लैब में किसी बच्चे ने सुसाइड किया है या सुसाइड कमिट किया है, तो लाइक नो वन कम्स फैकल्टीज़ की तरफ से कि अच्छा कि क्या हुआ है, इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्यों किया है, इसका पास्ट का क्या रहा है, कैसे डील किया इसने बच्चों के साथ, कितने पेपर्स आए हैं। हमारा तो लाइक पूछते हैं हर साल, हमारी एक एनुअल प्रोग्रेस मीटिंग होती है जिसमें वी हैव टू शो कि हमने कितना काम किया ओवर द ईयर, कि क्या क्या हमारी प्रोग्रेस रही है। तो एक ऐसी फैकल्टीज़ के लिए भी होना चाहिए कि तुमने एक साल में कितने बच्चे निकाले हैं, या तुमने कितना काम किया है ऐसे करके, या तुमने कितने पेपर निकाले। बेस्ड ऑन दैट तुम फंडिंग रखो कि अगर वो बंदा काम कर रहा है। पता क्या होता है कि अकेडमिया में इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, लोगों को परमानेंट पोजीशन मिलती है, एंड देन दे सिट देयर कि अच्छा अब हमारी जॉब लग गई है, हम बैठेंगे, ये जो बच्चे हैं इनको हम प्रेशराइज करेंगे काम कराने के लिए, करेंगे नहीं करेंगे वो इनकी मर्जी। बाकी की जॉब्स में क्या होता है कि तुम सुबह जाते हो 9 to 5 जॉब करते हो, तुम अपने घर पे वापस आते हो। बट अकेडमिया में ऐसा नहीं होता। लाइक PhDs की लाइफ ऐसी नहीं होती। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी एक फैमिली भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमें लाइक टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ का देखना भी है, शादी भी करनी है। एंड पीपल ट्रीट अस लाइक दिस ओनली। जो अकेडमिया के जो गाइड हैं उनको लगता है कि इनकी ये जो PhD की लाइफ है यही इनकी एक ओनली लाइफ है, तो हम जैसे चाहे इनसे काम करा सकते हैं। इस टाइम की जनरेशन काफ़ी स्ट्रेस भी ले लेती है और हाँ, गलत लाइक कदम भी उठा लेती जैसे मैंने बताया मेरे को माइग्रेन है, मेरा गाइड ठीक है, अच्छा है, मतलब ही इज़ अ गुड गाइड, कूल है, बाकी के इंडियन गाइड्स की तरह नहीं है टिपिकल, ठीक है। बट फिर भी मुझे स्ट्रेस होता है क्योंकि लाइक मेरा अराउंड इन्वायरमेंट ऐसा ना कि ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, तो मुझे माइग्रेन होता है। और बाकी की लैब्स हैं जिनमें गाइड भी टॉक्सिक होता है या तुम्हारे लैब मेट्स टॉक्सिक होते हैं। जैसे मैं PhD कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली माई PhD, मेरा गाइड इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। देन मेरे लैब मेट्स अराउंड है, मेरे एक लैब जस्ट लाइक अ रूम, और क्लासरूम तो क्लासरूम की तरह होता है, एक लैब होती है, उसमें 5-6 लोग PhD कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपकी उन 5-6 लोगों से बने। तो कुछ लैब में कुछ सीनियर्स भी होते हैं जो बच्चों को हैरेस करते हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था आईसर कोलकाता में, दैट उस स्टूडेंट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके सीनियर्स उसको हैरेस कर रहे थे एंड उससे नहीं हो रहा था कंटिन्यू। तो
उस जो भी है, अब ना तो उस गाइड पे कोई क्वेश्चन कर रहा कि लैब में ऐसा इन्वायरमेंट क्यों था, तुम लैब को क्यों नहीं देख रहे हो, बच्चों को क्यों नहीं संभाल रहे हो। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो, लाइक मेरा मैसेज है लाइक बाकी के पीएचडीज के लिए कि जब तुम कल को गाइड बनो तो देखो, बच्चों को समझो या उनका इमोशनल मेंटल स्टेटमेंट देखो कि क्या है। अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो पहले से अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखो। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, जो आप आगे जाके देखोगे। आपको अभी थोड़ी देर पहले सुना ही होगा जो चीज़ें चल रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें अपनी इंडिया में होती है तो आपका हक है आवाज़ उठाना। जो भी आप अपनी तरफ से कितना भी कुछ भी कर सकते हो तो करो। ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि जो टॉपर होते हैं वो जीनियस होते हैं, ये बात सही है गलत है? काफ़ी हद तक सही है क्योंकि मैं खुद एक टॉपर हूँ। लाइक थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन, लाइक इन ऑल 3 years आई टॉप लाइक in my college, and then after my college I took admission in post graduation. I did MSc and then I prepared for NET, तो नेट भी क्लियर किया। देन उसके बाद PhD स्टार्ट की, जो कि लाइक काफ़ी टफ जर्नी होती है, बट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट। आपने जो नेट की तैयारी की थी कितने साल लग गए थे तैयारी करने में? साल नहीं लगते नेट की तैयारी करने में, लाइक अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो 6 महीने में भी क्लियर हो जाता है। तो मैंने लाइक ऐसे अलग से तैयारी नहीं की थी नेट के लिए। तो लाइक मेरी ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स है वो DU से है, और लाइक DU का जो सिलेबस है वो काफ़ी जगहों से बेटर है, तो वो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करा देता है लाइक वो सिलेबस। तो मास्टर्स के साथ साथ ही मैंने पढ़ा था, जो मास्टर्स वाला सिलेबस था वही पढ़ा था, एंड साथ साथ ही हो गया था फर्स्ट ईयर में। आपने जैसे कि नेट की तैयारी मतलब डे में कितने आवर्स दिए थे? एक्चुअली जो नेट का पेपर होता है वो जून में होता है, एंड मई में अराउंड लाइक मिड ऑफ मई तो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं लाइक फर्स्ट ईयर के। तो उसके बाद मई से लेके जून का जो 1 महीना था उसमें मैंने सुबह लाइक 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं पढ़ती थी, बीच में लंच और चाय वगैरह होता था। मतलब तो 1 महीना मैंने वो रिवाइज जो भी था वो सब रिवीजन वगैरह किया। मतलब लोग बोलते हैं जैसे कि मतलब कि जो पढ़ने का टाइम है, आवर्स है पर डे, वो इंक्रीज करना चाहिए या फिर स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए? एक्चुअली ना तो लाइक टाइम का है कि आप इंक्रीज करो पढ़ने का टाइम, और ना ऐसे स्मार्ट स्टडी टाइप कुछ है। तो पहले तो मतलब लाइक तुम्हें अगर नेट क्लियर करना बिना बेसिक्स के वो नहीं होगा। नेट में जैसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एंड वो लॉजिकल होते हैं, तो उसके लिए तुम्हें अपना बेस क्लियर करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि तुमने आखिरी में 8-9 घंटे पढ़ दिया और हो गया। तो अगर तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो बहुत लाइक जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का पार्ट रहता है, एंड उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो वो टाइम लगता है। आपने AIR 56 रैंक हासिल की है ऑल इंडिया। इट्स ए नोट, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। आपको जब ये रैंक हासिल हुई आपको कैसा फील हुआ, लाइक फैमिली को कैसा फील हुआ? मतलब आपने इतनी मेहनत की थी या एक्सपेक्ट किया था कि इतनी रैंक आएगी? हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो C पार्ट होता है नेट में, तो मैंने सिर्फ उसके लिए तैयारी की थी। जैसे मैंने बताया कि मेरा बेस क्लियर था, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मेरे को C पार्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं एंड मेरे को वो सारे करके आने हैं। और लाइक मैंने 2 बार नेट दिया है एंड दोनों बार ही निकला है, तो दोनों बार ही मेरे C पार्ट में वो 25 के 25 क्वेश्चन सब ठीक थे, एंड लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हो जाएगा। मतलब 2 बार नेट क्यों दिया? जैसे अब चीज़ें बदल गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आप नेट का एग्ज़ाम देते थे तो रिज़ल्ट आपका काफ़ी लेट से आता था। तो मैंने सेकंड वाले के लिए फॉर्म भर दिया था और रिज़ल्ट नहीं आया था फर्स्ट वाले का। तो फिर जब रिज़ल्ट आया पता चला कि क्लियर हो गया, बट एक वो था कि दोबारा भी देना है, फॉर्म डाल दिया है तो क्या पता अच्छी रैंक आ जाए। एक्चुअली ये होता है, पहले एक फेलोशिप होती थी जो टॉप 10 स्कॉलर्स को मिलती थी, टॉप 10 रैंकर्स को मिलती थी, तो मैंने उसकी उम्मीद में। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आपकी ये 56 रैंक थी या सेकंड टाइम? 56 रैंक आई थी मेरी फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम मैंने दिया तो 61। मतलब मेहनत खराब गई फिर से? नहीं, खराब तो नहीं, ठीक है, बेस क्लियर था तो और क्लियर है, अभी भी काम आता है वो पढ़ा हुआ। एंड जैसे आप CSIR नेट ये किया था आपने, अगर इसमें क्लियर नहीं हो पाता नेट में, तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में कि हाँ वो कोई दूसरी चीज़ कर सके? जैसे इंडस्ट्रीज़ में अब तो काफ़ी जॉब्स आ गई हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर नेट क्लियर ना हो तो और भी ऑप्शंस है लाइक पीएचडी करने के। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास खुद की फेलोशिप होती है, तो वो एग्ज़ाम दे और मतलब लाइक इंटरव्यू वगैरह दे तो हो जाता है। हम जैसे कुछ किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो एक कभी ना कभी सेल्फ डाउट आता है, तो आपको कभी सेल्फ डाउट आया, या फिर आया तो कैसे मोटिवेट हुआ, किसने मोटिवेट किया? एक्चुअली पीएचडी के टाइम पे मेरे को सेल्फ डाउट हुआ था, और एक 12th के बाद। अच्छा। जो आप कह रहे हो ना कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था या नहीं, तो उस टाइम पे मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो 12th तक आई वाज लाइक टॉपर, क्लास में भी स्कूल में भी, ठीक है। बट एक ये होता है कि 12th के बाद लड़के होंगे तो इंजीनियर बनेंगे, लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी। अब कैसे बनेंगे ये तो नहीं पता होता, ठीक है। और मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा के गाँव से, सोहट्टी करके एक गाँव है छोटा सा। तो उसमें ऐसा नहीं था कि कोई कोचिंग वगैरह दिलवाई जाए मुझे या बाहर पढ़ाया जाए दिल्ली में। तो मैंने बस एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आई वाज क्लूलेस कि अब मैं क्या करूँ। तो और उस टाइम पे 12th में मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए थे, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली, एक कॉलेज होता था डीयू का, उसमें एडमिशन लिया जूलॉजी में। तो वहाँ से मैंने फिर से मतलब लाइक ठीक पढ़ना शुरू किया। किसी ने गाइड किया था या फिर रैंडम गो विद द फ्लो? नहीं, लाइक पहले, अभी जैसे बहुत कुछ है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लोगों को गाइड करने वाले हैं। अब तो लाइक पेरेंट्स भी एजुकेटेड है अपने अच्छे। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि कोई गाइड करने वाला, ऐसा नहीं था। कोई आप स्टूडेंट्स को स्टडी ट्रिक बता सके जो आपने खुद एनालाइज की हो कि हाँ इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके लिए, आपने खुद इम्प्रूव, मतलब किसी से ना पूछा हो, खुद की एक ट्रिक बना रखी हो? जैसे मैंने खुद का ये बना रखा है कि पहले तो मैं बुक्स उठाती हूँ, बुक्स से पढ़ती हूँ, फिर देन मैं गूगल करती हूँ अगर मेरे को कुछ भी समझ में ना आए। लाइक यूट्यूब वगैरह भी है आजकल सिखाने के लिए, बट पहले ना खुद पढ़ो, लाइक खुद पेपर्स वगैरह पढ़ो और देखो कि कैसे क्या करना है। आपने यूट्यूब जैसे कहा, आई थिंक सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है? मेरे को सही लगता है, लाइक मेरे को भी सेम लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट तो होता है। यूट्यूब, पहले यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग गूगल करते थे। गूगल करने पे पेपर्स आते हैं या लाइक बुक्स आती है तो तुम बुक्स पढ़ते हो। अब वो चीज़ नहीं रही है, लोग शॉर्टकट देखते हैं कि अच्छा यूट्यूब पे किसी ने लेक्चर डाला होगा और या इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ बताया होगा तो वो देखते हैं। उनसे इतने सीखने को नहीं मिलता, उनसे डिस्ट्रैक्शन इतना, ज़्यादा आ हाँ जाती है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वो एक रील होगी सीखने की, उसके बाद तुम स्क्रॉल करोगे तो कुछ और आएगा एंड देन तुम लग जाओगे उसमें। आप भी सोशल मीडिया में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको लोग देखेंगे तो, बट आप इंफॉर्मेशन देना चाहोगे या फिर एंटरटेनमेंट व्हाट टाइप ऑफ मेरा कंटेंट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे सिखाना ही है। मेन गोल तो मेरा यही था कि पहले मुझे सिखाना है। जैसे पीएचडी में कुछ ऐसे नहीं होता कि आपने कहीं से ट्यूटोरियल देख लिया और सीख लिया, या एक्सपेरिमेंट्स कहीं से देख लिया और सीख लिया जैसे बाकी चीज़ों का होता है। तो मेरा पहला गोल तो यही था कि जो भी, जैसे मैं इनिशियल ईयर्स में आई तो मेरी हेल्प करने को कोई नहीं था। जैसे लाइक जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की थी तो इनिशियली लाइक सिखाने को कोई नहीं था कि पीसीआर कैसे लगाना है। पीसीआर एक टेक्निक होती है लैब में जो पीएचडीज करते हैं बायोलॉजी वाले। तो उस टाइम पे ना यूट्यूब वगैरह पे था कि ऐसा कि कैसे करते हैं। तो मेरे को ये था कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मुझे वो सिखानी है। एंड सिखाने के अलावा मेरा ये था कि जैसे पीएचडी जो लाइफ है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ तुम काम करते हो और तुम्हें अच्छा रिटर्न्स तुम्हें तभी की तभी मिल जाते हैं। काफ़ी टाइम लगता है, फेलियर्स भी होते हैं। लाइक हम जो भी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका पेपर लिखते हैं, वो सबमिट करते हैं तो वो एक्सेप्ट होता है एंड दैट टेक्स टाइम, लाइक काफ़ी 1 to 2 years। तो मेरे को ये बताना था लाइक बच्चों को कि टाइम लगता है, फेलियर्स भी होते हैं और रिजेक्शंस भी मिलते हैं, तो कि ऐसा भी आप होता है। साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टोरी बताते हाँ, हैं मेरे को कि हाँ। पीएचडी लाइफस्टाइल साथ में दिखाना था, नॉट ओनली कि मुझे सिखानी ही है चीज़ें, साथ में पीएचडी लाइफस्टाइल की कैसे क्या रहता है। इन फ्यूचर क्या विजन आपका? अभी तक तो आप गो विद द फ्लो चल रहे थे। नहीं, लाइक गो विद द फ्लो मेरा ग्रेजुएशन तक ही था। अच्छा। उसके बाद आई वाज क्लियर कि मास्टर्स, ग्रेजुएशन में ही मैंने सोच लिया था कि रिसर्च करनी है। अब ऐसे होता है ना कि डॉक्टर बनने का सपना था बट नीट नहीं हुआ तो क्या, तो फिर मैंने पीएचडी का लाइक ग्रेजुएशन में ही सोच लिया था कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे डॉक्टर चाहिए अपने नाम के आगे। वैसे और नहीं ये तो वैसे सबका होता है। चाहिए। हाँ, तो अभी पीएचडी मेरी हो जाएगी तो उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक का सोचा है, फिर देन फैकल्टी वगैरह। जो AIR वाली रैंक होती है वो सच में फेयर होती है या फिर बस सिस्टम की कहानी है? यार आई डोंट नो अब का क्या सीन है, बट पहले तो
फेयर ही होती थी वो। अभी बायस्ड है आई थिंक। अभी मैं जानती हूँ कि काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, बट आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन अभी का। आपके टाइम पर फेयर थी, अब नहीं है। नो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ सुना नहीं उस टाइम पे अच्छा। कि ऐसा भी कुछ होता है। मे बी होता भी हो उस टाइम पे, बट सुना नहीं। स्टूडेंट्स के मार्क्स मैटर करते हैं सक्सेस की लाइफ में? यार ये सब ना कहने की बातें हैं, लाइक कि मार्क्स मैटर करते हैं। मैटर मतलब लाइक तुम्हारी मेहनत करती है। अगर तुमने मेहनत की है, मार्क्स भले ही ना आए, तुम किसी और चीज़ में कर लोगे ऐसे। पर पता ही ना हो क्या करना है, फिर क्या करेंगे? तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, जो करना चाहते हो उस फील्ड के लोगों को देखो। अब तो इंस्टाग्राम है, मतलब ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हारी फील्ड में है, उनको देखो, उनकी स्टोरी देखो कि क्या किया है। या फिर तुम अपने सीनियर जो भी होंगे उस फील्ड में, कोई तो होगा, लाइक उनसे पूछो, बात करो, क्लैरिटी रखो। आपको रिसर्च इंडस्ट्री कैसी लगती है, बोरिंग या फिर इंटरेस्ट? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत मज़ा आता है लाइक रिसर्च करने में, काम करने हाँ में। तो काम करने कुछ में ना कुछ नया मिलता रहता है। एक एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट अपने आप तैयार हो जाता है। फिर मज़ा आता है, तो फिर परेशान क्यों होते हो? काम जिस चीज़ में मज़ा आता है तो उस यार चीज़ को रिसर्च करने में में। मज़ा है। देखो लोग ना मतलब लाइक कंफ्यूज होते हैं रिसर्च और एकेडमिया से। तो रिसर्च में मज़ा है, एकेडमिया भी अच्छा है, बट जो लोग हैं वहाँ पे वो उसको मुश्किल बनाते हैं, तो परेशान होते हैं। अच्छा, ये मेन रीज़न है। हाँ, मतलब लोग कंफ्यूज करते हैं रिसर्च को और ऐसे, बट रिसर्च इज़ गुड, लाइक इंटरेस्टिंग। आपने कहीं लिखा था कि ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, दैट वाज रियल ओनली, दैट वाज फॉर फन, नॉट सीरियस। ज़्यादा पढ़ने से कुछ, बट हाँ यू शुड गिव टाइम टू अदर थिंग्स टू। अगर एक ही चीज़ करते रहोगे तो देन तो हो गई ना। आप अपने जैसे कि रिसर्च आई थिंक सो जो आपने रिसर्च की उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे किस रिलेटेड की थी आपने? आई थिंक डीएनए या फिर किस रिलेटेड की थी? जो मेरा काम है, मेरा रिसर्च है वो जीनोम पे है। जीनोम जो अपना डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। देन माइक्रोबायोम पे है। माइक्रोबायोम इज लाइक ऑल द बैक्टीरिया, वायरस दैट लिव इनसाइड अस। तो मेरा इंसेक्ट्स के माइक्रोबायोम पे काम है। और मैंने फर्स्ट ईयर में जब तुम आते हो, ज्वाइन करते हो पीएचडी, तो तब ऐसे आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस टाइम पे सिर्फ पेपर पढ़ने होते हैं कि खूब सारे पेपर पढ़ो, तुम्हें आइडिया मिले कि क्या करना है। देन वहाँ से मैंने मतलब आइडिया लिया कि अच्छा इस रिसर्च साइड आपका क्या मोटिव था जाने का? जैसे मास्टर्स में एक प्रोजेक्ट करना होता है तुम्हें अपने फाइनल ईयर में, तो उसमें काम करना होता है, वेट लैब वर्क, लाइक लैब में जाके तुम्हें परफॉर्म करना होगा, सिर्फ पढ़ना नहीं। तो वहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो टीबी पे था, कि टीबी जो बैक्टीरिया कोज करता है, तो उस बैक्टीरिया पे मेरा काम था। तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिली कि मुझे माइक्रोबायोम पे काम करना है, बैक्टीरिया पे काम करना है। तो मैंने पीएचडी में आके वैसे ही कंटिन्यू किया। डीएनए आइसोलेशन क्या होता है? आप सिंपल वर्ड में बताना जो सभी को समझ में आ जाए। डीएनए आइसोलेशन लाइक कि तुम्हारा लाइक जो भी सेल है तुम्हारे अंदर, बॉडी के अंदर डीएनए है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, उसको आइसोलेट करना, निकालना। और ये अपने रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है? रियल वर्ल्ड में जैसे लाइक कोई भी जीन वगैरह मैच करने हैं, कोई भी क्राइम सीन है, वहाँ पे देखना है कि क्या किसका डीएनए है, किसने क्राइम किया है, तो उसमें डीएनए मैचिंग होता है, तो उसके लिए डीएनए आइसोलेट करना होता है। आई थिंक आप स्पेन में भी गए थे, इस रिलेटेड थीस क्या सबमिट करने गए थे? कॉन्फ्रेंस था। आपको क्या डिफरेंस लगा इंडिया में और उस आप बाहर जाके? इंडिया और बाहर जाना में मतलब लाइक इंडिया और बाहर में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पे काम को काम की तरह लेते हैं, ऐसे प्रेशर नहीं लेते। वहाँ पे गाइड जो होते हैं वो कूल होते हैं, चिल होते हैं, वो बच्चों को समझते हैं, उनके टाइम को समझते हैं। लाइक वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि तुम बच्चे हो, वो उनको अपने इक्वल रखते हैं कि हम भी मतलब रिसर्चर हैं, वो भी रिसर्चर हैं। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे जो टिपिकल गाइड और स्टूडेंट वाला बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे वो नहीं होता। तो वो बोल पाते एक दूसरे को चीज़ें कि मैंने ये काम किया है और मुझे ऐसे करना है काम। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है कि जो गाइड ने बोल दिया वही करना, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मतलब। आपको कभी हुआ है स्ट्रेस, या फिर उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या करते थे? हाँ मेरे को लास्ट ईयर ही, जैसे कि मैंने बताया, पेपर लिखने में टाइम लगता है, देन उसको एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है। तो लास्ट ईयर मेरा पेपर रिजेक्ट हुआ था आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स। तो मेरे को लाइक दैट वाज अ फेलियर फॉर मी कि अब क्या करूँ मैं। जो एक ऐसा पॉइंट कि अब तक तो काम, जब तक तुम रिसर्च करते हो चलता रहता है। जब तुम अपनी उस मेहनत को, 3-4 साल की मेहनत को कहीं पे भेजते हो
कि अब पब्लिश हो जाए, मुझे इसका क्रेडिट मिले, और वो रिजेक्ट हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो था वो एक फेज लाइक काफ़ी ऐसे डीमोटिवेटिंग कि अब आगे क्या किया जाए, जब इस चीज़ में मिलना ही नहीं है कुछ ऐसे, और लाइक इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये है, अभी मैं फिर से कहीं पेपर भेजूंगी, फिर से टाइम लगेगा ऐसे 1 साल का। तो वो फेज़ था मेरा। बट मेरा ये है कि जब कुछ ना हो तो मैं कुछ और देखती हूँ। तो तब मैंने ये इंस्टाग्राम वाला शुरू किया था। तो तब मेरे को लगा था कि यार बहुत लोग हैं जिनके पेपर रिजेक्ट होते होंगे, तो उनको कौन समझाता होगा कि ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल है। मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मेरे को नया लग रहा था एकदम। गाइड ने मेरे को समझाया कि इट हैपन्स, मतलब होता है ऐसे। बट नहीं समझ पाता ना कि जब खुद के साथ फर्स्ट टाइम होता है। तो मेरे को यही था कि मुझे और लोगों को बताना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा आप डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो आप, ठीक है आप पीएचडी की नेगेटिव थिंग्स बताते हो। ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिव थिंग्स बताती हूँ, मैं दोनों रखती हूँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ताकि लोग अवेयर रहे कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, और तुम प्रिपेयर हो जाओ कि फेलियर्स भी होंगे, रिजेक्शंस भी होंगे, एट द एंड हो जाएगा सब ठीक, बट टाइम लगता है। अब कोई अगर स्टार्ट करना चाहेगा अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो भी है, ये जो आप कर रहे थे, तो आपने बता दिया कि स्ट्रेस होगा वो होगा, तो हाँ, उनको पहले से पता लग गया, तो वो पहले से क्या क्या चीज़ प्रिपेयर कर ले कि उनको प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। जैसे सबसे फर्स्ट थिंग कि तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। कि तुमने ऐसी रैंडमली प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो देन आफ्टर सम इयर्स तुम्हें कोई क्लू नहीं होगा कि तुमने अपनी पीएचडी में क्या काम किया, आगे क्या चलेगा, ठीक है। सेकंड, तुम अपना गाइड के साथ तुम अपने टर्म्स ठीक रखो, ठीक है। बहुत सारे गाइड्स जैसे नहीं होते हैं ठीक, बट तुम देख लो, पहचान लो कि नहीं है कोई अच्छा गाइड तो तुम लैब स्विच कर लो। जैसे बहुत लोग लैब स्विच करते हैं इंडिया में। लैब स्विच मतलब कि तुमने अपना गाइड ही चेंज कर लिया। तो अगर तुम्हें चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं तो अपना तुम चेंज कर लो गाइड, की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे गाइड के साथ काम करने की जहाँ पे कि वो तुम्हें समझ ही ना पा रहा हो या प्रेशर इतना दे रहा हो कि तुमसे काम ही ना हो पाए। थर्ड, कि प्लानिंग अपना अच्छे से कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे तुम अपने प्रोजेक्ट को लेके कैसे चलोगे। एंड वन लाइक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है। पीएचडी ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट वो काम ना करे मे बी, तो हमेशा तुम्हारे पास प्रोजेक्ट 2 होना चाहिए, सेकंड प्रोजेक्ट, कि उस पर भी तुम साइड बाय साइड कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहो। अगर पहला प्रोजेक्ट काम नहीं किया तो दूसरा काम कर जाए। और नेटवर्किंग, लोगों से बात करो, ठीक है। मेडिकल के लिए इंडिया में रह के स्टडी करना इजी है या फिर आउटसाइड कंट्री, विच वन इज़ बेटर? देखो मेडिकल का तो आई डोंट नो, मेडिकल साइड में गई नहीं तो। एंड पोस्ट हाँ, पोस्ट डॉक्टरेट का मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में पीएचडी करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि बाहर पोस्ट डॉक करें। तो जो सबसे फर्स्ट रीज़न है फंडिंग का है, यहाँ पे इतनी फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि हम काम कैसे करेंगे अगर पैसा ही नहीं होगा तो। द सेकंड थिंग, सैलरी यहाँ पे लाइक अराउंड 80,000 है, बाहर वही 4 लाख के अराउंड है। तो पैसा भी कमाना होता है तो लोग बाहर जाते हैं, रिसर्च अच्छी होती है बाहर, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ज़्यादा। तो अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ चेंज करना पड़े, क्या करो? पहली बात तो मैं फंडिंग बढ़ाऊंगी। अभी गवर्नमेंट कट करती जा रही है, मतलब लाइक जो पहले फंडिंग देती थी उससे उसने काफ़ी % डिक्रीज़ कर दिया है इंडिया में, ठीक है। तो रिसर्च अगर करनी है, अच्छी रिसर्च करनी है तो फंडिंग तुम इंक्रीज़ करो, ठीक है। दैट सेकंड थिंग कि थोड़ा फेलोशिप भी, मतलब कि बच्चों की वो भी काम कर पाए, अपने घर के खर्चे भी संभाल पाए, चीज़ें भी कर पाए और अपना काम भी कर पाए। क्योंकि पीएचडी ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारी स्टडी ही चल रही है, एक एज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फैमिली की भी, खुद की भी। तो उसके लिए एक अच्छी सैलरी चाहिए होती है जो कि बाहर मिल रही होती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं तो सैलरी हाइक पीएचडीज़ के लिए। तो यही किसी का नीट भी क्लियर नहीं हुआ एंड सीएसआईआर नेट भी क्लियर, जो ये नेट वगैरह पेपर है ये भी क्लियर नहीं हुआ, वो बंदा क्या करे बेचारा? मतलब कोई भी स्टूडेंट वो क्या करे फिर आगे? अच्छा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। काफ़ी होंगे, हाँ, वो तो आई 50% अंडरस्टैंड ऐसे होंगे। कि जैसे काफ़ी लोगों का नीट नहीं होता, फिर वो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं। अब ग्रेजुएशन में आ गए, मास्टर्स कर ली, मास्टर्स के बाद नेट नहीं हुआ तो अब क्या करें? तो जैसे कि मैंने बताया कि पहली बात तो अगर तुम्हें पीएचडी ही करनी है, तुम्हें रिसर्च ही करनी है तो नेट इज़ नॉट दी ओनली थिंग, बाकी के एग्ज़ाम्स भी हैं। ओके, जैसे डीबीटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, गेट एक एग्ज़ाम है। इनके अलावा इंस्टीट्यूट्स होते हैं काफ़ी, एनआईआई, एनबीआरसी, लाइक काफ़ी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके खुद के पीएचडी के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो वाले एग्ज़ाम दो अगर तुम्हें रिसर्च ही करनी है तो। वो तुम्हें खुद की फेलोशिप देंगे, इंस्टीट्यूट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। एंड
अगर तुम्हें मतलब रिसर्च नहीं करनी, तुम्हें स्विच करना है, मास्टर्स के बाद भी बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं इंडस्ट्री में, मतलब लाइक मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि कितनी जॉब्स हैं, बट देखो अप्लाई करो। आपको अपनी लाइफ जर्नी में कौन से ज़्यादा इंस्पायर करता है? कोई ना कोई तो इंस्पायर करता होगा आपको कि हाँ, उनको देख के मैं इस जर्नी को आगे बढ़ रही हूँ, या फिर कभी ना कभी कुछ लो फील करूँ तो उसको देख के। आपकी ऐसे इंस्पिरेशन क्या यार है? मेरे पेरेंट्स है मेरी इंस्पिरेशन, लाइक सभी ये बात बोलते हैं, आज तक मैंने क्योंकि अपने अराउंड तुम लोगों को देखते हो तो मतलब अपने घर वाले ही दिखते हैं सबसे पहले, कि जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके तुम्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो ऐसा होता है कि उनके लिए करना है। अगर मैं थक भी जाऊँ, लाइक मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई कि अब नहीं हो रहा, मुश्किलें आ रही हैं, तो पेरेंट्स का सोच के। टेक्निकली कर तो सब लोग खुद के लिए करते हैं। सो फर्स्ट तो खुद के लिए ही होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, बट द सेकंड थिंग मेरे को अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है, तो उसमें वो लोग भी प्राउड फील करेंगे, अच्छा उनकी बेटी पढ़ी है, बाहर गई है और अभी वो कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए। अपने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट जो है, उसका आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? काफ़ी स्टूडेंट है जो भी है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो देखो अभी एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हाँ, इसलिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मैनेज जैसे कर रही है, अगर वही अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा दें हम साथ के साथ लोगों के लिए, तो वो लोग भी कुछ कर पाएँ। और लाइक मेरा एक ये है कि बच्चों के लिए जिनको कहीं पे नहीं हुआ, या कहीं पे एडमिशन वगैरह नहीं मिला, या कहीं पे जॉब वगैरह नहीं मिली, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि तुम खुद कोर्सेज सीखो, तुम खुद अप्लाई करो, ठीक है, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कोर्सेरा, EDX, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से मैंने सीखा, तो वहाँ पे तुम कोर्सेज अटेंड करो और उसके बाद तुम जॉब अप्लाई करो। जॉब ना हो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे मेरा जो एक पार्ट है PhD में वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो उसके लिए मैंने कोई कोर्स नहीं किया है ऐसे कि मास्टर्स में मैंने कोई कोर्स लिया हो, ऐसे वो सिर्फ मैंने इंटरनेट से पढ़ा और वहाँ से सीख के ही मैंने किया, तो वो कोई भी कर सकता है, लाइक इवन मास्टर्स का बच्चा या ग्रेजुएशन का बच्चा भी कर सकता है। फ्रीलांसिंग के कोर्सेज होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, जैसे बहुत लोग होते हैं PhD में जिनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं आती, उनको ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्री कर सकते हैं, लाइक उनका एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है वो। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो तुम गेन कर सकते हो कोर्सेज अटेंड करके, सर्टिफिकेट मिलेगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे तुम पे। आपने रिसर्च किया है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, लाइक वो रिसर्च क्या थी? मेरा जो रिसर्च है वो माइक्रोबायोम पे है, कि कैसे क्या माइक्रोबायोम होता है, क्या क्या फैक्टर्स, माइक्रोबायोम बेसिकली कि जो हमारे अंदर गट माइक्रोबायोटा है हमारा, आजकल चला हुआ है कि अपने गट माइक्रोबायोटा को कैसे ठीक रखें, दवाइयाँ चली हुई है, प्रोबायोटिक्स चले हुए मतलब हैं। रिसर्च करने के बाद आई थिंक कंक्लूजन होता है इन सब का। हाँ, कि लाइक तो क्या कंक्लूजन निकला आपकी रिसर्च का जो भी होगा? तो जो मेरा जो काम है, मेरा एक इंसेक्ट पे काम है नसोनिया करके, तो मैंने एक इंसेक्ट का जीनोम असेंबल किया है, तो जाना है उसमें कितने जीन्स हैं, उन जीन्स का क्या क्या रोल है, ओके। फिर देन मैंने कंपेयर किया है उसके जीनोम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका जीनोम अपने जीनोम से कंपेयर करूं कि मेरे अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा जीन्स हैं और क्या क्या जीन लॉस है, ऐसे। देन सेकंड मैंने माइक्रोबायोम को कंपेयर किया है, फॉर एग्जांपल मैं अपना और आपका माइक्रोबायोम कंपेयर करूं कि आपके अंदर कितने बैक्टीरिया, मेरे अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, जो आपके बैक्टीरिया उनका क्या रोल है, जो मेरे बैक्टीरिया उनका क्या रोल है, और इन बैक्टीरिया को, माइक्रोबायोम को कौन मॉड्यूलेट करता है या कौन शेप करता है, डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे हर किसी का एज के हिसाब से माइक्रोबायोम अलग होगा, ठीक है, फिर तुम्हारी डाइट के हिसाब से तुम्हारा माइक्रोबायोम अलग होगा, तो ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स को मैंने समझा है कि क्या क्या शेप करता है एक माइक्रोबायोम को। अगर आपको बैकएंड जाके अपना ड्रीम चेंज करना पड़े या फिर कोई डिसीजन चेंज करना पड़े, जैसे नीट की प्रिपरेशन करने का मौका मिले, तो आप क्या चूज करोगे? नहीं, मैं यही चूज़ करूँगी जिस फील्ड में मैं हूँ। पहले मेरे को इतना आइडिया नहीं था, बट अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अब आपका इंटरेस्ट बन गया इस मेरा फील्ड में? इंटरेस्ट बन चुका है रिसर्च में, मैं पूरा लाइफ रिसर्च करना चाहती हूँ। बट इस रिसर्च में तो परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा है, हेडेक है। परेशानियां हैं, बट विद द टाइम मेरे को टैकल करना आ गया है कि कैसे करना है, और द थिंग इज़ कि सबसे ऊपर मेरा पैशन है, लाइक जो ओवर द ईयर्स मैंने डेवलप किया है, तो आई विल कंटिन्यू दिस ओनली। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि कैसी गई आपकी कॉलेज लाइफ?
यार जैसे मैं एक चीज़ कहूँगी और लाइक इट्स अ मैसेज फॉर अदर्स। कई बार क्या होता है कि जो तुमने सोचा होता है वो नहीं होता, ठीक है, या तुमने सोचा ही नहीं होता। बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। तो जो ग्रेजुएशन वाला मेरा था, आई वॉज क्लूलेस कि मेरे को क्या करना है। मेरे नहीं आए थे 12th में अच्छे मार्क्स, ठीक है। एक होता है कि आप हमेशा टॉपर रहते हो और फिर एकदम से सडनली आपके साथ कुछ हो तो नहीं आता समझ में कि क्या करे। ना मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, ना मेरा नीट क्लियर हुआ था। तो आई वॉज क्लूलेस कि मैं क्या करूं। और लकीली उस टाइम पे आई डोंट नो कि आपको याद होगा या नहीं, उस टाइम पे और क्या बोलते हैं, मेरा ड्यू में भी एडमिशन नहीं होना था क्योंकि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक कहीं पे भी एडमिशन। बट लकीली उस टाइम पे 2 या 3 मंथ्स के लिए एक जाटो के लिए कोटा आया था, ओबीसी आरक्षण कोटा कुछ, और मेरा एडमिशन हो गया। उसके चलते मैंने वो सर्टिफिकेट बनवाया एंड मेरा एडमिशन हो गया ग्रेजुएशन में। एंड देन उसके बाद वो ख़त्म हो गया ठीक है। तो तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इट वॉज मतलब कि कुछ होना ही था, मेरे को ये करना ही था, तभी वो इतने से के लिए आया। अब मैं अपना संभाल लूँ, मतलब लाइक मेरा इतना हेल्प कर दी भगवान ने कि ये रास्ता मेरे को दिखा दिया है। चांस मिल गया, लाइफ में एक चांस मिल गया कुछ करने का, वरना तो पता नहीं मैं कहाँ पे जेबीटी करके अभी शादी करके बैठी होती ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरी लाइफ की वही थी। अपनी ओवरऑल लाइफ से क्या सीखा, मतलब मोर ऑन होल स्टोरी आपकी जितनी भी यहाँ तक की जर्नी थी, उससे क्या मैसेज सीखा, क्या मैसेज मिला आपको, क्या चीज़ें देखी आपने? कि मैंने ये देखा कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहे, फेलियर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो जब आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो वो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाते हैं, आगे के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं। तो यही है कि लाइक फेलियर आएगा, उसको फेस करो, अपना काम करते रहो, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, साथ में हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो, तो लाइक आगे हो जाएगा। आप अगर बता सके तो अपनी लाइफ का लो पॉइंट एंड उसको कैसे टैकल किया आपने, कैसे टैकल कर सकते हैं हम? जैसे लो पॉइंट का मैंने बताया, आई वॉज क्लूलेस आफ्टर 12th, लाइक आई हैड नो आइडिया कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके बाद मैंने अपना हार्ड वर्क किया। लाइक पहले भी मैं करती थी बट उसके बाद मैंने जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपना हार्ड वर्क को एम्पलीफाई किया। तो हार्ड वर्क करोगे तो यूनिवर्स विल हेल्प यू। दिस वन इज़ माई मैसेज लाइक टू एवरी स्टूडेंट दैट डू हार्ड वर्क। लाइक तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें आज नहीं कल नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद भी तुम्हें मिल सकता है उसका फल। हार्ड वर्क विल पे ऑफ, लाइक आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स इट विल पे ऑफ, लाइक श्योरली। तो डू हार्ड वर्क। ऐसे उम्मीद नहीं छोड़नी होती कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अब क्या करूं, उसके बाद भी कंटिन्यू रखो यार। अगर तुम्हारा हार्ड वर्क होगा तो तुम्हें वो लाइक वो चीज़ मिलेगी, तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपका टर्निंग पॉइंट वही था, कॉलेज में एडमिशन लेना लाइफ का? हाँ, लाइक एडमिशन मिलना, मेरे को वहाँ पे लेना तो कहाँ, मेरे को मिला था, ठीक है। तो मेरे को एक चांस मिला था, मेरे को उसका पूरा यूज़ करना था और अपने आप को प्रूव करना था घर वालों के सामने। क्योंकि लाइक मेरा कॉलेज बहुत दूर होता था तो मेरे को बस से ट्रैवल करना पड़ता था। फैमिली इतनी कंजर्वेटिव थी कि वो पीजी में भी नहीं छोड़ रहे थे, ऐसे पीजी में भी रुकने को नहीं बोल रहे थे। तो मुझे प्रूव करना था, तो उसके बाद मैंने मेहनत स्टार्ट की एंड मेहनत का मेरे को वापस मिलने लगा, तो फिर आदत लग गई। वहाँ से वो मोटिवेशन मिली आपको? वहाँ से वो मोटिवेशन मिली। आई थिंक सबको ना एक चांस चाहिए होता है कि उनका थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए एंड उसके बाद वो कुछ करे। तो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है, तो देन तुम मेहनत करो फिर पूरी की। इन द लास्ट हमारे ऑडियंस को आप अगर कुछ इंस्पायरिंग थॉट्स देना चाहे, कुछ सजेस्ट करना चाहो तो बता सकते हैं। यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो तो हो जाता है। बहुत हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, हो जाएगा। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा। जैसे मैंने किया, ग्रेजुएशन में किया है, मास्टर्स में किया है, अभी पीएचडी जो कि मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था वो हो गई, तो यार सब हो जाएगा। बट थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देखा है तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपने क्योंकि इतना लंबे टाइम तक ये पॉडकास्ट देखा है, सो बस यही कहना चाहूँगा कि बी कंटिन्यू, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं।